हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। रिफ्रैक्शन का बच्चों ये हमारा लेक्चर है और ये प्लेलिस्ट मैंने शुरू कर दिया। सेकंड चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है ऑप्टिक्स का। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है बेटा तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। थोड़ा सा अगर इसके नाम को देखोगे बेटा तो रिवर्सिबिलिटी से क्या मिलता है भाई, रिवर्सिबिलिटी मतलब नाम में आ रहा है कुछ रिवर्स हो रहा है ना। तो बस इसी के ऊपर ये फिनोमेना बनाया गया है। पहले समझ लेते हैं, जैसे लिखकर भी बता दूंगा आपको कैसे लिखना है। देखो, अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कराया जाए किसी मीडियम पर, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे समझा चुका हूं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। नहीं देखे तो बेटा उन्हें चेक कर लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा रिवर्सिबिलिटी का फिनोमेना, वरना फिर भी आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर कोई लाइट एक रिफ्रैक्टेड सरफेस पर या इंटरफेस पर रिफ्रैक्ट करती है या फॉल करती है तो वो रिफ्रैक्शन करेगी, ये हम जानते हैं। सपोज कर लो कि ये ऊपर वाला मीडियम हमारा म्यू1 है, जिसको हम बोल देते हैं एयर, ठीक है। और दूसरा मीडियम हमारा म्यू2 है, जिसको हम बोल देते हैं वाटर, ठीक है। अब देखो होगा क्या डिफरेंस, आप अच्छे से जानते हो कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, और अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करेगी तो उसकी स्पीड में एक स्लो डाउन आ जाएगा, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जिससे उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है। और अगर स्पीड धीरे हो गई तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताया था किस तरह से बेंड होगी। तो ये हमारी नॉर्मल होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंटरफेस कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ऐसा होना था, लेकिन ये बेंड हो गई, तो ये कुछ इस तरह से हमारी बेंड कर जाएगी, ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया। अगर ध्यान से देखें तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्रैक्टिव रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो, ये तो हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, लेकिन जब भी कोई रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे बेटा हमारी, जब भी कोई रिफ्रैक्टेड रे किसी मिरर पर फॉल कराई जाती है, मतलब यहां पर मैं एक मिरर रख दूं, इसके सामने मैंने क्या करा, एक मिरर रख दिया, ये हमारा एक प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है। ये हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया यहां पर, ठीक है। देखो, अगर मैं इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दूं और वो कुछ इस तरह से रख दूं कि वो नॉर्मली पास करे मिरर पर, मतलब अगर मेरा प्लेन मिरर ये है तो लाइट उस पर इस तरह से जाए, मतलब मिरर के 90 डिग्री होना चाहिए लाइट, लेकिन उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। और अगर इस तरह से हम लाइट को पास कराएंगे तो ये बात तो बेटा हम अच्छे से जानते हैं, ऐसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अगर मैं प्लेन मिरर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराता हूं किसी भी एंगल के साथ, तो नॉर्मल से अगर एंगल इंसिडेंट आई बना रहा है तो उतने ही एंगल से आर यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर आप लाइट को फॉल कराओगे 0 डिग्री एंगल के साथ तो वो उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और अगर आप 0 लोगे तो आर भी आपका कितना जाएगा, दैट मस्ट बी 0 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से सिचुएट कर दूं कि मिरर पर लाइट पड़ने के बाद 0 डिग्री एंगल बनाए और उसी से पास होकर वापस जाए, तो होगा क्या, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, मतलब जिस रास्ते से चलकर लाइट हम तक आई है उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। देखो होगा क्या, लाइट इससे आई, अब इस क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी पाथ पर। और अगर इस फिनोमेना को देखो तो ध्यान से देखना, ये होगी हमारी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एज अ इंसिडेंट रे काम कर रही है। अब ये हमारी नॉर्मल है, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ये लाइट को अगर मीडियम नहीं होता ऐसे चले जाना था, लेकिन क्योंकि अब ये डेंसर से, वाटर कैसा है, एक डेंसर मीडियम, और एयर कैसा है, एक रेयरर मीडियम। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करोगे, अगर आप डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करोगे तो लाइट जो है वो आपकी नॉर्मल से अवे जाती है, यानी ये भी अवे जा रही है, तो ये उसी पाथ पर बिल्कुल वापस चला जाएगा जिस रास्ते से आया है, यानी उसी पाथ पर इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो जाएगा।
क्लियर हो रही है मेरी बात? ये इसका वापस पाथ हो गया। तो यही फिनोमेना कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिखने को आ सकता है तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं ये भी देख लो बेटा कि इफ वी रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम one medium to another medium and refracted ray falls on a plane mirror in such a way that it falls on it normally, then the refracted ray retraces its original path in the opposite direction। मेरी बात सुनो, बिल्कुल सिंपल यही मैंने आपको बताया। क्या बताया कि अगर आप लाइट को रिफ्लेक्ट कराओगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, भाई लाइट को आपने रिफ्लेक्ट कराया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरह से कि रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही है प्लेन मिरर पर इस तरह से कि वो फॉल करे नॉर्मली, यानी प्लेन मिरर पर 0 डिग्री का एंगल फॉल हो रहा है। ये एंगल जो है वो हमारा कितना हो रहा है? दैट विल बी 0, क्योंकि नॉर्मल भी आपकी यहीं बनेगी। एंगल अगर 0 बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस करती है अपना ओरिजिनल पाथ, उसी पाथ पर वापस चली जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इतनी बात क्लियर होती है। इसको प्रूफ भी करेंगे अब इसका। देखो अब डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल बात में मैंने आपको समझाने का ट्राई करा। देखो अब जरूरी नहीं है बच्चा, जरूरी नहीं है कि रेयरर से डेंसर की लाइट आ रही हो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। आप डेंसर से रेयरर में लाओ, आप रेयरर में मिरर को रख दो। भाई कई लोग ये कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों करा, आपने मिरर के अंदर सॉरी वाटर के अंदर मिरर को रखा। आप ऐसा कर लो बेटा, लाइट आप वाटर से निकालो, रिफ्लेक्ट कराओ और एयर में आप मिरर को रख लो इस तरह से कि वो लाइट 0 डिग्री के अंदर बनाए, तो वो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगी। उसमें भी सेम ही कंडीशन होगी और इस कंडीशन पर भी। तो यानी इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि कोई भी लॉ अगर बनता है तो उसे एक्सप्रेशन के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको भी डिफाइन करा गया। देखो स्नेल्स लॉ का मैंने आपको यूज करना सिखाया था, तो देखो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे हम ये बात जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, ये तो बताया ना sin i by sin r इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा होता है म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने इस तरह से लिखा होता था, ऐसा कुछ होता था। अब इस पर थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको इजी पड़े। देखिएगा अब देखो लाइट जो है वो किस मीडियम में है, अभी किस मीडियम में अभी गई नहीं है इसमें, किसमें से आ रही है? म्यू1 से आ रही है, ठीक है। अगर आप देखो म्यू1 मीडियम से लाइट आ रही है, ठीक है। म्यू1 मीडियम से लाइट म्यू2 में जा रही है, लेकिन जब ये म्यू2 में जा रही है तो ये एंगल आई बना रही है, क्लियर है? यानी म्यू1 के साथ आप साइन का आई कंपोनेंट ले लेंगे, क्लियर हो रही बात? लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और जिससे दूसरे में जाने वाली है वो आपका आई के साथ आ गया, इज इक्वल्स टू बराबर होगा किसके बेटा? लाइट जिस मीडियम में दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2 के साथ कौन सा आ रहा है? दैट इज म्यू2 के साथ हमारा साइन आर आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा हम लिखें रिप्रेजेंट करें कैसे होगा बेटा? साइन आई अपॉन नीचे जाएंगे तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? म्यू2 इधर रहा और नीचे आ गया म्यू1, ठीक है। म्यू2 बाय म्यू1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और 1। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू2 1। पढ़ते कैसे थे? मैंने पढ़ना सिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हो लाइट इस मीडियम में जा रही है, तो लाइट इस मीडियम में जा रही है, लाइट जिस मीडियम में जाती है उसको ये लिखते हैं किसमें जा रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम किससे जा रही है? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जा रही है, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में आपने लिखा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरह से हमने डिफाइन करके बता दिया किस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। ये देखो बेटा कब करनी, ये कंडीशन कब आ रही है? ये तब आ रही है, ये आपकी ये कंडीशन तब बनी when light travels from mu1 to
μ2। जब लाइट μ1 से μ2 की तरफ ट्रेवल कर रही है, जब लाइट एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल कर रही है, उस वक्त सिचुएशन ये बन रहा है स्नेल्स लॉ का, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों अगर अगर लाइट ट्रेवल करे, या आप ये भी कह सकते हो कि जब लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है तो वो μ2 से μ1 में जा रही है। जब लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, उसी पाथ पर वापस जा रही है, तो μ2 से μ1 की तरफ बढ़ रही है। अगर इस कंडीशन को देखें तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो r है क्या वो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम नहीं करेगा? क्या ये लाइट एज अ इंसिडेंट वे का काम नहीं कर रही है? भाई ये इस पर फॉल कर रही है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी r जो है अब वो आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और I क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बदलते नहीं है क्योंकि लिखा इस फॉर्म में है, ऐसा ही लिखा रहने दो, एंगल थोड़ी बदल जाएगा, एंगल चेंज थोड़ी हो गया भाई, उससे आप I R मत बनाओ। क्या करें, आप इसको देखिए बिल्कुल सेम रखते हैं, क्या हो जाएगा? μ2 में अब कौन सा एंगल है आपका? साइन ऑफ r बराबर μ2 में आपका μ1 में कौन सा? μ1 ऑफ साइन ऑफ I ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, अब देखो आपने पहले क्या निकाला, वो हमें हर चीज सेम लग रही है अभी। आपने पहले क्या निकाला? पहले आपने क्या निकाला? μ2 टू μ1 निकाला, लाइट 2 में जा रही थी, 1 से जा रही थी। अब आप निकालो लाइट किस में जा रही है बेटा? 1 में जा रही है, 1 में जा रही है और 2 से जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है, सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर लाइट 2 में जा रही थी तो ऊपर किसके बारे में बात हुई? सेकंड के बारे में, जिसमें जाती है उसको ऊपर और जिससे जाती है उसे नीचे। तो बेटा अभी हम किसमें जा रही है? 1 में, यानी हमें क्या निकालना है? μ1 बाय μ2 का रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि इसे आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्यों? क्योंकि लाइट गई किसमें? फर्स्ट मीडियम में। किससे गई? सेकंड मीडियम से। ये क्या कहलाएगा बच्चों बताओ? ये इस तरह से अगर हम देखेंगे μ1 μ2 को नीचे ले जाओगे तो sin r के नीचे क्या आ जाएगा? यहां से ये रिप्रेजेंट होकर आएगा sin r बाय sin I। देखो ये आप ऐसे भी कह सकते हो, वरना डायरेक्ट आप ये भी देखो बच्चा कि r जो है वो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस ऊपर लिखा जाता है और रिफ्लेक्शन नीचे, और I इस पे रिफ्लेक्शन है। आप ऐसे कर लो, ये भी बिल्कुल सही है। अगर इन दो इक्वेशंस को देखा जाए बेटा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो थोड़ा सा समझिएगा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अगर इस चीज को देखा जाए बेटा तो देखो क्या होगा, दोनों इक्वेशन के अंदर, दोनों के ही अंदर जो रिफ्लेक्ट, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो LHS से मल्टीप्लाई करा दो, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा आपका? μ2 1 मल्टीप्लाई बाय μ1 2 इज इक्वल्स टू साइन, इधर क्या है? I अपॉन साइन r मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बेटा? साइन r बाय साइन i, तो ये लगा साइन r बाय साइन i। देखो साइन r से साइन r कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी बदलने वाली है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, कट जाएगा। ये सब किससे? 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। तो आप μ2 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कितना हो गया? 1 हो गया। तो इससे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकालना हो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो वो रेसिप्रोकल होगा दूसरे मीडियम के रेसिप्रोकल होगा अपने ही मीडियम के या अपोजिट पाथ पर कह सकते हो, ठीक है। या सिमिलरली इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं μ1 ऑफ सेकंड मीडियम निकालना हो तो ये रेसिप्रोकल होगा अपने अपोजिट मीडियम के, यानी μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के। ये बात समझ आती है, यानी ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। भाई बात समझ आ रही है? बहुत देखो टफ इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, समझो इस चीज को। mu of 2 with respect to 1 जो है is reciprocal, वो क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? mu of 1 with respect to 2।
अब 1 और 2 आपके दो मीडियम्स होंगे जिसमें से लाइट जा रही है। अब वो आप कोई भी एक ले लो, ऐसे 1 हमारा एयर है, सेकंड हमारा वाटर है। एयर से वाटर में जा रही है तो वाटर से एयर उसका रेसिप्रोकल है। अब वाटर से एयर में देखोगे तो एयर से वाटर उसका रेसिप्रोकल है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये जो टर्म हमारी बनकर आई है काफी इंपॉर्टेंट हो गई कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो मीडियम का हम देख रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी का फिनोमेना हर जगह वैलिड है, हर मीडियम के लिए वैलिड है। क्लियर हो रही है? हर किसी भी मीडियम में आप प्लेन मिरर लगाकर चेक करोगे, लाइट अपना पाथ रिट्रेस ही करेगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना पाथ रिट्रेस कर रही है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो यही आएगा हर बार, एवरी टाइम। इतनी बात क्या होती है बेटा, और अगर ये क्लियर होता है तो बेटा इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे आफ्टर द थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट। जब थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल करेंगे रिवर्सिबिलिटी के ऊपर। कुछ अच्छे जो आईआईटी जेईई आईआईटी के लिए आप तैयारी कर सकते हो उसके लिए, या फिर अगर आप क्लास बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हो, 12th के लिए तैयार कर रहे हो तो उसके लिए भी कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं बच्चों। पढ़ते रहो, लेक्चर देखते रहो, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय।